दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। ताकि उसको थोड़ी गर्मी आ जाए। उसके बाद वह भी उसके पलंग के पास बिछे एक पलंग पर सो गया। अगली सुबह जब लड़के की माँ ने दरवाजा खटखटाया तो प्रमिला ने पूछा, कौन है? मरी हुई लड़की की आवाज़ सुनकर तो लड़के की माँ की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई और वह नीचे दौड़ी। इसी परेशानी में वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उसका सिर जमीन से टकरा गया और वह मर गई। कुछ देर बाद एक नौकरानी ऊपर गई और उसने भी व्यापारी के लड़के के कमरे का दरवाजा खटखटाया। प्रमिला ने फिर पूछा, कौन है? क्या तुम अभी भी दरवाजा खटखटा रहे हो? यह नौकरानी भी मरी हुई लड़की की आवाज सुनकर डर गई और सीढ़ियों से नीचे भागी। नीचे भागते समय वह भी गिर गई। उसके सर में भी चोट लगी और वह भी मर गई। कुछ देर बाद लड़के की आंख खुली तो लड़की बोली, इस घर में तो कोई सो भी नहीं सकता। ये लोग हमेशा ही दरवाजा खटखटाते रहते हैं। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, और तुमने जवाब दिया? हाँ, मैंने जवाब दिया। लड़का परेशान सा बोला, यह तुमने क्या किया? वे लोग तो यह सोच चुके थे कि तुम मर चुकी हो। वह तुरंत उठा और उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ और नौकरानी दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरी पड़ी हैं और मरी पड़ी हैं। उसके मुंह से निकला, ओह, यह हमारे ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ी। पर अभी मुझे इसके बारे में चुप ही रहना चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी डर जाएगी। यह सोचकर वह तुरंत ही शमशान की ओर भागा। वहां से वह जिंदा करने वाली घास लेकर आया और अपनी माँ और अपनी नौकरानी दोनों को जिंदा किया। जब प्रमिला बीमार थी तो उसने मंदिर जाने की मन्नत मांगी थी कि अगर वह ठीक हो जाएगी तो वह मंदिर दर्शन करने जरूर जाएगी। सो एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वह मंदिर दर्शन करने जाना चाहती है। लड़के ने कहा, हाँ हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन वह चल पड़े, पर कुछ दूर जाने के बाद प्रमिला बोली, स्वामी, मैं अपनी अंगूठी तो खिड़की पर ही रखी भूल आई हूँ। लड़का बोला, अभी तुम उसकी चिंता छोड़ो और अभी तुम केवल मंदिर चलने के बारे में सोचो। प्रमिला बोली, नहीं नहीं, मैं उसको लेने के लिए अभी वापस घर जा रही हूँ, क्योंकि अगर कहीं हवा का कोई झोंका आ गया तो वह नीचे गिर जाएगी। वह बेशकीमती अंगूठी कोई चोरी कर लेगा। व्यापारी के लड़के ने उसको तसल्ली दी, ठीक है, मैं उसको उठाकर ले आऊँगा, पर इस बीच तुम उस समुद्र के नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि वहाँ प्रतापपुर के राजा की नाव है। कहकर लड़का प्रमिला की अंगूठी लेने चला गया। व्यापारी के लड़के के जाने के बाद प्रमिला उसके मना करने पर भी समुद्र की तरफ चल दी। वहां प्रतापपुर के राजा की नाव खड़ी थी। बस उन लोगों ने उसको देखा तो उसको पकड़कर वहां से ले गए। जब लड़का उसकी अंगूठी लेकर वापस आया तो उसको प्रमिला कहीं दिखाई नहीं दी। उसने चारों तरफ भी देखा, पर फिर भी वह उसको कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह समुद्र में कूद पड़ा और तैर पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसको एक नाव दिखाई दी तो उसने एक सफ़ेद कपड़ा उसको हिलाकर दिखाया। नाव के मालिक ने कहा, जल्दी करो, एक आदमी समुद्र में डूब रहा है लगता है। वे नाव वाले जल्दी जल्दी लड़के के पास आए और उसको समुद्र में से निकालकर अपनी नाव पर चढ़ा लिया। लड़के ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों ने प्रतापपुर के राजा की नाव देखी? वे बोले, नहीं, हमने तो नहीं देखी। व्यापारी का लड़का बोला, तो कृपया करके मुझे प्रतापपुर ले चलो। सो वे उसको प्रतापपुर ले गए। वहाँ प्रतापपुर में तो प्रमिला रानियों की तरह सजी बैठी थी। जब व्यापारी के लड़के ने उसको देखा तो वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, पर प्रमिला ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उसके पास तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। सो वह वहाँ के राजा के पास गया और अपने आप को खाना परसने वाला बताकर अपना परिचय दिया। राजा ने उसको एक खाने की मेज पर काम करने की नौकरी दे दी। जब उसने प्रमिला को मेज पर अकेले बैठा देखा तो उससे बोला, अगर तुम मेरी प्रमिला हो तो
तुम मुझे क्यों नहीं पहचानती? उसने बुरा सा मुंह बनाया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने उसको तंग करने की पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने राजा के एक नौकर से व्यापारी के लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सारी चांदी की चमचें उठाओ और उस आदमी की जेब में डाल दो। जब उस नौकर ने वे चांदी की चमचें व्यापारी के लड़के की जेब में डाल दी तो उसने उसे हुक्म दिया, इस आदमी की जेबों की तलाशी लो। लड़के की जेबों की तलाशी ली गई तो उसकी जेबों में से वे चमचे मिल गईं जो उसकी जेबों में रखवाई गई थीं। वह बोली, तो यह है वह चोर जिसने हमारी चमचे चुराई हैं। इसे अभी जेल में डाल दो, फिर इसको हमारी खिड़की के सामने फांसी लगा देना। लड़के के पास अभी भी वह शेर वाली घास थी। ये बात उस खिड़की के सामने बैठे एक पेड़ पर तोता मैना देख रहे थे। तोते ने मैना से कहा, मैना, तुमने देखा इस कठोर दिल औरत की बात। एक गरीब लड़की से इस व्यापारी के लड़के ने प्यार किया और इसको इतनी सारी सुख सुविधाएं दी, पर जब इसे इस राजा ने अपनी रानी बनाया तो उसने अपने पति को त्याग दिया और उसे मरवाने के लिए कैसी कैसी योजनाएं बना रही है। मैना यह देखकर चुप रही, कुछ बोली नहीं। तोते ने कहा, मैना, आगे देखो अब क्या होता है। व्यापारी के लड़के के पास अभी भी वह शेरों वाली घास थी। सो जब वह फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था तो उसने एक सैनिक को थोड़ी सी वह घास दी और उससे कहा, महोदय, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कोई चम्मच आदि नहीं चुराई है। उस सैनिक ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने यह सब घटना अपनी आंखों से देखी है। व्यापारी के लड़के ने कहा, जब वे मुझे फांसी लगाएं तो आप जरा यह ख्याल रखें कि वे मेरी गर्दन न तोड़ें। फांसी लगाकर वे मुझे आपके घर ले जाएं और जब वे मुझे आपके घर छोड़कर चले जाएं तो वहाँ आप यह घास मेरे दांतों पर मल देना, जिससे मैं जिंदा हो जाऊंगा। सैनिक यह सुनकर हैरान हो गया, पर उसने उस लड़के की बात मान ली। सो जब फांसी लगने का समय आया तो सैनिक ने फांसी लगाने वाले से कहा कि इसको ध्यान से फांसी लगाना, इसकी गर्दन न टूटने पाए। फिर उसने राजा से इस बात की इजाज़त ली कि फांसी के बाद वह उसके शरीर को अपने घर ले जाएगा। फांसी लगाने वाले ने फांसी लगाते समय इस बात का ध्यान रखा कि उसकी गर्दन न टूटने पाए। फांसी के बाद सैनिक उसके शरीर को अपने घर ले गया। वहां जाकर सैनिक ने उसकी दी हुई घास उसके दांतों पर मल दी तो वह जिंदा हो गया। व्यापारी के लड़के ने सैनिक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चल दिया। फिर वह 7 राजाओं के राज्य में पहुंचा। इत्तेफाक की बात, उस देश के राजा की पत्नी तभी तभी मरी थी, तो सारा महल दुख में डूबा हुआ था। व्यापारी के लड़के के लिए राजा को प्रभावित करने का यह बहुत अच्छा मौका था। सो वह राजा के महल की तरफ चल दिया। वह महल पहुंचा और उसने महल के चौकीदार से कहा, मैं महल के अंदर जाना चाहता हूँ और राजा से मिलना चाहता हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या तुम सोचते हो कि इस समय उनको तुम्हारी ज़रूरत है? लड़के ने फिर कहा, मैंने कहा ना कि उनको बोलो कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। चौकीदार तो उसको अंदर नहीं जाने देना चाहता था, पर जब लड़के ने बहुत जिद की तो वह उसको महल के अंदर ले गया। वहां जाकर लड़के ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे रानी के साथ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। राजा उसकी यह अनोखी बात सुनकर कुछ परेशान सा हो गया और तुरंत ही कुछ बोल नहीं सका, पर इसमें अपना कुछ नुकसान ना देखते हुए उसने सबको वहां से बाहर निकाल दिया और फिर खुद भी बाहर चला गया। अब लड़का रानी के लाश के साथ बिल्कुल अकेला रह गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, रानी के शरीर को पलंग पर लिटा दिया। उसने थोड़ी सी वह शेरों वाली घास निकाली और रानी के होंठों के बीच में रख दी। कुछ पल में ही रानी जिंदा हो गई। व्यापारी के लड़के ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और राजा को अंदर बुलाकर कहा, महाराज, यह रही आपकी रानी। रानी को जिंदा देखकर वहां मौजूद सारे लोग रोना तो भूल गए और खुशियां मनाने लगे। उस दिन के बाद से
राजा उस व्यापारी के लड़के को हमेशा अपने साथ रखता था। राजा के केवल एक ही लड़की थी, कोई लड़का नहीं था। एक दिन राजा ने लड़के से कहा, बेटे, मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूं और तुम तो हमारे बेटे की तरह ही हो, सो अपने 7 ताज मैं तुमको देता हूं। लड़का बोला, कौन कौन राजा लोग इस 7 ताजों के राजा बनने की रस्म में आएंगे? राजा बोला, अगल बगल के 7 राज्य के राजा आएंगे और हमारे पड़ोसी राजा जो कि प्रतापपुर के राजा हैं वो भी आएंगे। ये 7 राजा हैं। तब मैं यह ताज स्वीकार करता हूँ। लड़का बोला। सब राजाओं को बुलावा भेज दिया गया। प्रतापपुर का राजा अपनी पत्नी के साथ आने के लिए तैयार हुआ। उसकी पत्नी परमिला ने इस खास मौके के लिए एक खास पोशाक बनवाई थी। ताजपोशी की रस्म के बाद एक भोज का इंतजाम किया गया था। इस भोज के बाद 7 ताजों के ताज वाला राजा यानी व्यापारी का बेटा बोला, अब हम सब एक एक कहानी सुनाएंगे। सो हर कोई ने कोई ना कोई कहानी सुनाई। आखिर में व्यापारी का लड़का बोला, अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ, पर यह कहानी नहीं है, यह सच है। जब तक मैं अपनी कहानी पूरी ना कर लूँ कोई इस मेज से उठेगा नहीं। तब लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। प्रमिला से मुलाकात से लेकर अपनी शादी से लेकर तब तक की सारी बात। कहानी सुनकर प्रमिला तो बहुत बेचैन हो गई। उसने सरदर्द का बहाना किया और वहां से जाने की इजाज़त मांगी, पर व्यापारी के लड़के ने उसको हाथ हिलाकर बैठने का इशारा किया और बोला, नहीं, कोई यहाँ से नहीं उठेगा। अपनी कहानी के आखिर में उसने प्रतापपुर के राजा से पूछा, ऐसी स्त्री को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? प्रतापपुर का राजा बोला, उसको तो सबसे पहले फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, फिर उसे जला देना चाहिए और फिर उसकी राख को हवा में उड़ा देना चाहिए। लड़के ने हुक्म दिया, ऐसा ही किया जाए। प्रतापपुर के राजा की पत्नी को पकड़ लो। प्रतापपुर के राजा की पत्नी को पकड़ लिया गया और उस व्यापारी के लड़के के लोग उसको फांसी के फंदे की तरफ ले चले और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ाने के बाद जैसा जैसा प्रतापपुर के राजा ने कहा था वैसा वैसा किया गया। यह सब देखकर तोते ने मैना से कहा, मैना, तुम कुछ नहीं कहोगी? इस लड़की के साथ जो हुआ अच्छा हुआ कि गलत हुआ? मैना बोली, उस लड़की के साथ जो भी हुआ एकदम उचित हुआ, क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की को अपनी दिलो जान से चाहा था। उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, किंतु उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दिया। इसलिए जो कोई भी धोखा दे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर लड़की की जगह लड़का होता, वो भी लड़की को धोखा देता, तो उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए था। यह सुनकर तोता बोला, किंतु यहाँ पर लड़की ही दोषी थी, तो क्या यह सही ही हुआ, हाँ या नहीं? मैना बोली, हाँ, एकदम सही हुआ। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।